शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मात्रे सरस्वत्यै नमः। अद्य भवतां समेषां संस्कृतविश्वम् इत्यस्मिन् चैनले स्वागतमस्ति। वयमत्र स्वराणां परिचयः भेदाश्च इत्यस्मिन् विषये अद्य पठामः। तत्र पञ्चसूत्राणि सन्ति। ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, मुखनासिकावचनो अनुनासिकः इति पञ्चसूत्राणि सन्ति। तत्र पश्यन्तु, कोऽपि स्वरः भवेत् यतोहि अच प्रत्याहारः ऐ उण् इति सूत्रस्य अकारात् ऐ औच् इति सूत्रस्य चकारपर्यन्तमस्ति। तर्हि आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ इत्येते नवस्वराः सन्ति। तर्हि नवस्वरवर्णाः एतेषां परिचये कथं तेषां यथा पूर्वं सर्वप्रथमम् अकारः अस्ति, अस्य कति भेदाः सन्ति, कथम् अकारः भवति। तर्हि सर्वप्रथमं सूत्रम् आयाति ऊकालो झ्रस्व दीर्घप्लुतः। ऊकालो अज् ह्रस्व दीर्घप्लुतः। तत्र हकारस्य झकारः सञ्जातः। तर्हि अत्र ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घप्लुतः इति त्रिपदं सूत्रमिदम्। ऊकालः इति प्रथमान्तम्, अच् इति प्रथमान्तं, ह्रस्व दीर्घप्लुतः इति प्रथमान्तं। तर्हि तत्र समासः अस्ति। अत्र त्रयः उकाराः सन्ति। ह्रस्व उकारः, दीर्घ उकारः, प्लुत उकारश्च। तत्र द्वन्द्वसमासः श्लेषो वा कथयन्ति, परञ्च अत्र द्वन्द्वसमासः उश्च ऊश्च ऊश्च इति वः। तर्हि त्रयाणाम् उकाराणाम् अकः वर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः ऊ शब्दः। अनन्तरं बहुवचने जस् विभक्तिः उकारस्य स्थाने यण् भविष्यति, तदा वः भविष्यति। तर्हि मन्ये वः अथ च वाङ्काल इव कालः यस्य। तो वाम बहुवचने, षष्ठी बहुवचने वाम इति रूपम् उकाराणां, त्रयाणाम् उकाराणां वाम अर्थात् त्रयाणाम् उकाराणां वाङ्काल इव कालः। तो त्रयाणाम् उकाराणाम् उच्चारण काल इव कालः सदृश उच्चारण सदृशः उच्चारण काल सदृशः कालः यस्य अचः सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। यह अर्थ हुआ, ये तीन पद हैं, ऊकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अत्रापि ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुताः भवितव्यं बहुवचने। तर्हि प्लुतः इति कथम् अस्ति, एतदपि अस्ति, एषः अपि अस्ति प्रश्नः। एक प्रश्न है। फिर भी ये छोड़िए कि ये समासांत है और तीनों उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, वह उकाल अच। तो अच यह प्रथमांत है, ये एक वचन हो गया बहुतों को लेकर के। इसी तरह से यह भी इसीलिए एक वचन हो गया, यह विधेय है संज्ञा। तत्र प्रथमा उद्देश्य भी प्रथमांत है और विधेय भी प्रथमांत है, इसलिए संज्ञा सूत्र है। संगी दल है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये संज्ञा दल है। तर्हि यहाँ पर तीनों उकार का उश्च ऊश्च ऊश्च, ये तीन उकार का द्वंद्व समास हुआ और इसके बाद विभक्ति आई और विभक्ति समास हो गया द्वंद्वेच से और सभी विभक्तियों का लोप होकर के और तीनों उकार का आकाश वर्णी दीर्घ से दीर्घ हो गया। दीर्घ ऊ शब्द बना और उसका बहुवचन, प्रथमा के बहुवचन में वह रूप बना और षष्ठी के बहुवचन में वाम रूप बनेगा और काल शब्द के साथ में उसका समास होगा इव के साथ में, सदृशवाचक इव के साथ में। तो वांग काल इव कालः, वांग काल इव अर्थात तीनों उकार के उच्चारण काल के
सदृश समान उच्चारण काल है जिस अच का वो अच। तो ये अच जो है विशेष्य है और ये उकालहा विशेषण है। तो ऐसा अच जो तीनों उकार, और वो तीन उकार कौन से हैं? तो कुक्कुट रुति जो मुर्गा है, मुर्गे की जो ध्वनि को उ उ उ, ये एक मात्र वाला अकार, एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और तीन मात्रिक उकार। एक मात्रिक उकार ह्रस्व दीर्घ, द्विमात्रिक उकार दीर्घ और त्रिमात्रिक उकार ये प्लुत। तो इस तरह से ये तीन उकार हैं। तो तीनों उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का। वो कोई भी अच होगा, आ ई उ री री उ यौ, केवल ऊ का उदाहरण ये ऊ जो लिया है, ये मुर्गे की, चूँकि मुर्गा प्रातः काल जैसे होता है ऊ ऊ ऊ ऐसे बोलता है, इसलिए उकार को इसमें सूत्र में पाणिनि जी ने लिया है कुक्कुट रुति को ध्यान में रख करके, और आप उसी को ध्यान कर सकते हैं। क्यों? और चासस्तु वदते मात्राम, पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि शिक्षा में, अपनी पाणिनि शिक्षा में लिखते हैं चाशस्तु वदते मात्राम। चाश जो पपीहा है, चातक है, वो एक मात्रा बोलता है, और द्विमात्रम तो वायसा, कौआ को आप जो कां ऐसा बोलता, आ कां कू ऐसा, तो वो दो मात्रा हमेशा बोलता है, वो एक मात्रा नहीं बोलता। इसी तरह से त्रिमात्रम तो सिखी रहते, सिखी जिसको आप मयूर भी कह सकते हैं, सिखी वो मयूर भी है और मुर्गा भी जो है। और ये कुक्कुट जो मुर्गा है ये तीनों बोलता है, उ उ उ ऐसे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत को। तो ये उकार से आप सभी स्वरों को ले लेंगे, तो आ ई और उ रील री ये ओ यो जितने स्वर हैं, तो तीन उकार के समान ये उकार, तीनों उकार के समान एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिसका वो अच ह्रस्व संज्ञक होगा, और द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिसका वो अच दीर्घ संज्ञक होगा, और जो त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का वो प्लुत संज्ञक होगा। तो ये प्रथमा है, एक वचन है उकालः अच, इसलिए ये भी एक वचन हो गए। क्रमशः जो है इनमें वो आएगा कि क्रमशः एक मात्रिक उकार ह्रस्व दीर्घ, द्विमात्रिक उकार दीर्घ और त्रिमात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है जिसका अच का वह अच प्लुत। माने कोई भी अच, सभी अच के लिए है कि वो उतना उच्चारण काल होना चाहिए, जैसे एक मात्रिक उकार के उच्चारण में समय जो लगता है वो समय। तो यहाँ यही एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। तो आप यह क्रम से देखेंगे, पहला ह्रस्व आकार है, वो आकार है उसका जो है एक मात्रा यदि होगी तो आ ह्रस्व, और दो मात्रा होगा तो दीर्घ आ, और तीन मात्रा होगी तो आ माने प्लुत आकार होगा। उस दीर्घ लिख करके, बड़ा आ लिख करके उसके आगे तीन संख्या लिख देते हैं, तो उससे प्लुत का ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह से आ में भी, ई में, ऊ में, री में, सभी आप जैसे जिसके लृ के जो है लिर्वर्ण से द्वादश से दीर्घा भावा, तो उसको दीर्घ नहीं है, लृ के दीर्घ भेद नहीं है। आगे ए ओ ऐ औ हैं, उनके भी ह्रस्व नहीं है, वो द्विमात्रिक हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो 9 स्वर हैं, आ ई उ री, आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, इन 9 स्वरों में ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, ये जो 4 स्वर हैं, इन स्वरों के ह्रस्व भेद नहीं है, ह्रस्व नहीं होते, एक मात्रिक नहीं होते, ये द्विमात्रिक ही होते हैं और त्रिमात्रिक प्लुत भी होते हैं। तो इस तरह से
इस सूत्र को आपने जान लिया कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों के मुख्य भेद यही हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इस सूत्र को आप ठीक से जान लें और इस सूत्र में कोई किसी भी पद की अनुवृत्ति नहीं आती है, अपने आप में यह सूत्र पूर्ण है। और उ कालो अच ये संगी दल है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये संज्ञा दल है। और इस तरह से सभी स्वरों के अपने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद होंगे। तो आ ई उ री और लरी, तो आ ई उ री, आ ई उ री ये चार हैं। इन चारों के तो सभी भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी के, लेकिन री के दीर्घ भेद नहीं, केवल ह्रस्व और प्लुत। और आगे जो चार हैं ए ओ ऐ यौ, इन चार स्वरों के केवल दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं, क्योंकि ये एक मात्रिक नहीं होते, इसलिए ह्रस्व नहीं होंगे। तो इस तरह से 9 स्वरों का है, आप ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इस क्रमशः इस भेद को अच्छी तरह से जाने। यह मूल भेद है स्वर का। इसके बाद लौकिक संस्कृत में इन्हीं का प्रयोग होता है। आगे जो 3-4 सूत्र हैं, मैंने जिसमें मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, यहाँ भी लगेगा, जिसमें उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारा स्वरितः, खास करके वेद के लिए उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर इन्हीं में होते हैं, प्रत्येक के भेद ह्रस्व के और दीर्घ के और प्लुत के। तो अब हम आगे विशेष वेद के बारे में, वह उदात्त अनुदात्त स्वरित इनमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत के कैसे भेद होते हैं, अनुनासिक अनुनासिक कैसे भेद होते हैं, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। और आप सब्सक्राइब करने के बाद ये आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिस प्राप्त हो सके। जो भी वीडियो आगे आए सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छी तरह से समझें, जो भी समझ में नहीं आए। और कोई भी प्रश्न हो आप निश्चित रूप से उसमें लिखें अपने कमेंट्स बॉक्स में। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बात सभी को समझ में आनी चाहिए, इसके आगे वही बात करें। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, वंदे मातरम।